जय हिंद साथियों, मैं जय ओझा एक और करंट अफेयर का नया सेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। क्योंकि करंट अफेयर सिर्फ न्यूज नहीं होती, ये बताती है कि आप अपने एग्जाम्स के लिए कितने अपडेटेड हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सेशन एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगा और एक एक पॉइंट पे आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि यही नोट्स आपको काम आने वाले हैं फाइनल समय में। चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू आपके लिए क्या है, और अगर आप लोग आंसर दे पाए तो आंसर जरूर दीजिएगा, वरना मैं तो यहां पे हूं ही आपको पढ़ाने के लिए। चलिए, जो पहला सवाल आता है, हु विल चेयर इंटरनेशनल आईडीईए इन 2026? 2026 में इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आइडिया है क्या। देखिए, आइडिया एक इंटरनेशनल बॉडी है। अब इंटरनेशनल बॉडी किस चीज के लिए है तो याद रखेगा, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर या फिर ऑफ डेमोक्रेसी 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 एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट यहां पे, असिस्टेंस, ठीक है, याद रखेगा। यानी कि ये आईडीईए है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। अब ये किस तरीके का बॉडी है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया में ध्यान रखेगी कि डेमोक्रेसी का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि लोकतंत्र का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए, पूरी दुनिया में लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 ऐसे देश हैं जिन्होंने मिलकर के ये कोशिश की है कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। अब ये क्या करेंगे? 35 देश मीटिंग होगी, हर साल मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि उनके देश में डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, उनके देश में लोकतंत्र के लिए क्या क्या रास्ते खोजे गए हैं। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, हर एक 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है, हमने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना के रखा हुआ है, हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन देते हैं, हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज 18 साल का है, यानी 18 साल की उम्र है हमारी वोटिंग की। अगर ये सारी की सारी चीजें दूसरे देशों को अच्छी लगती है तो वो भी अपना लेंगे, और नहीं अच्छी लगती है तो नहीं अपनाएंगे। इसी तरीके से सारे के सारे कंट्रीज अपने अपने देश में हो रहे नियम कानूनों को डिस्कस करेंगे जो कि डेमोक्रेसी के लिए होंगे, इलेक्शन से रिलेटेड होंगे। और ये क्यों किया जाता है? ताकि पूरी दुनिया में मतलब क्या होता है? गलत गलत तरीके का इंफॉर्मेशन फैलाना। एआई की मदद से किसी लीडर का चेहरा बदल दिया और दिखा दिया कि वो गलत काम कर रहा है, वो लीडर जो कि इलेक्शन में खड़ा था। भाई ये गलत हुआ ना, डेमोक्रेसी कहां हुआ? डेमोक्रेसी तो सरकार की वो फॉर्म है ना, विच इज बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी जाए, फॉर द पीपल, लोगों के लिए काम करे, एंड टू द पीपल, विच इज आंसरेबल टू द पीपल, लोगों को जवाबदेही हो उस सरकार के, उसे ही कहते हैं ना हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या दूसरी पार्टीज क्या करती है? मिस इन्फॉर्मेशन करके हमारी जनता को ही गुमराह कर देती हैं। तो इस तरीके के कोई भी ऐसा काम ना किया जाए किसी पार्टी के द्वारा जिससे कि डेमोक्रेसी को उल्लंघन किया जा सके, ठीक है। अब देखिए, तो हर साल ये मीटिंग होगी, और इस साल ये मीटिंग 2026 में, 2026 में नहीं, 2025 के ही, ठीक है, 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा, और आगे चल के 2026 तक जाएगी। यानी कि मेन 2026 आपको लिखा हुआ आएगा तो 2026 ही करना है, याद रखिएगा। मेन कंक्लूजन आपका, मेन मीटिंग 2026 में की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, तो इसी की अध्यक्षता कौन कर रहा है इस बार? भारत कर रहा है। इसी की अध्यक्षता कौन कर रहा है इस बार? तो भारत कर रहा है। और भारत में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है फिलहाल? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं, ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी हैं। यानी कि ज्ञानेश कुमार ही इस मीटिंग को चेयर करेंगे, इस मीटिंग का चेयरमैन होंगे। क्लियर है पॉइंट यहां पे, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत करेगा। भारत में चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? ज्ञानेश कुमार। अब ये जो संस्थान है आईडीईए इंटरनेशनल, इसका ओरिजिन कहां पे था, यानी कहां से हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। और 1995 में इसको बनाया गया था, 1995 में इसको बनाया गया था, टू टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ट्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सही मायने में क्या है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यह संस्थान बनाई गई थी। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका?
The decision to select Ahmedabad as the host city was taken at which meeting? अभी देखिए एक न्यूज बहुत ही ज्यादा चल रही है कि अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ को होस्ट करने के लिए चुना गया है। ठीक करेगा, मेजबानी करेगा, किसकी मेजबानी करेगा? ठीक है, तो कॉमनवेल्थ 2030 वाला कॉमनवेल्थ, ठीक है, 2030 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स। अब सर ये कॉमनवेल्थ गेम्स का थोड़ा डिटेल दे दीजिए, तो ले लीजिए बच्चों। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उन देशों के बीच में होता है जिन पे कभी ब्रिटेन ने रूल किया था। तो टोटल 72 ऐसे देश हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। और किस लिए ग्रुप बनाया हुआ है? ताकि अपने ही बीच में वो गेम्स खेल सके, ताकि एक भाईचारा बना रहे। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था आपका 1930 में, याद रखेगा। तो 2030 में अहमदाबाद को चुना गया है। अहमदाबाद ही होस्ट सिटी होगा, यानी कि मेजबानी करेगा कॉमनवेल्थ 2030 की। अब 1930 से लेकर के 2030 पूरे 100 साल हो जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, कि ये एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेगा किसकी? याद रखिएगा किसकी? कॉमनवेल्थ की, क्योंकि 100 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, ये जो 1930 में जो बनाया गया था कॉमनवेल्थ, ये किस मीटिंग में बनाया गया था? तो इसको हम डेफलर डेक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, डेफलर डेक्लेरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन के नाम से हम इसको जानते हैं, याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है, जब जब कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट होगा तब तब आपसे ये सब पूछा जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, तो इस बार ये मेजबानी किसको दी गई है? भारत के अहमदाबाद को दिया गया है। क्लियर पॉइंट। अब ये किस मीटिंग में डिसाइड हुआ है ये पूछा गया है आपसे। तो यूनाइटेड नेशन नहीं भाई, G20 नहीं, कॉमनवेल्थ मीटिंग में। तो कॉमनवेल्थ मीटिंग में तो किया गया, लेकिन कॉमनवेल्थ की कौन सी मीटिंग? स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की मीटिंग। कॉमनवेल्थ की कौन सी मीटिंग? तो स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया। आप लोग पूरा पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। ठीक है, क्या नाम है इसका? कॉमनवेल्थ। क्या नाम है इसका? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की मीटिंग। ठीक है, जनरल असेंबली की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है। और ये मीटिंग कहां पे हुआ है? तो ग्लासगो में हुआ है। ठीक है, ये मीटिंग ग्लासगो में हुआ है। ये सारी की सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ गेम 2030। नाउ नेक्स्ट इज ऑन ऑनको मार्क वॉज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। यहां पे देखिए एक ऑनको मार्क दवाई है। ठीक है, दवाई क्या है? एक डिवाइस है। ऑनको मार्क एक डिवाइस है जो कि डेवलप किया गया है। ठीक है, अब पहले ऑनको मार्क के बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किसने इसे बनाया है, उसके बारे में आपका सवाल। ठीक है, चलिए। ऑनको मार्क एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के द्वारा बनाया गया फिर एआई डिवाइस है जो कि कैंसर को ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है, एआई डिवाइस है जो कि कैंसर को ढूंढने में हेल्प करेगा। क्लियर पॉइंट याद रखना। ठीक है, ऑनको मार्क, ऑनको मार्क, ऑनको मार्क क्या है? एआई डिवाइस है या फिर एआई इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो आप इसको, जो कि टू डिटेक्ट, टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट? ठीक है, कैंसर, कैंसर को डिटेक्ट करेगा, याद रखना। ठीक है, तो क्या सर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए अभी डिवाइस नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे बच्चों, लेकिन वो उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे। और ये जो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो पहले हुआ करता था, वो स्टेज वाइज कैंसर को डिटेक्ट करते थे, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। आप लोगों ने फिल्मों में भी सुना होगा, उसको स्टेज 3 का कैंसर है, उसको स्टेज 4 का कैंसर है ना। तो ये क्या होता है, कैंसर में जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है ना, वैसे वैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती रहती है। जैसे जैसे खतरा बढ़ता रहता है, वैसे वैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती रहती है। तो कई बार ये समस्याएं आ जाती है ना, कि जैसे मान लो स्टेज 4 है, स्टेज 3 है और स्टेज 4 है। ठीक है, दोनों के पेशेंट एक ही स्टेज पे है, 3 और 4 अलग अलग स्टेज पे है। या फिर चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़िए, दोनों के पेशेंट 3 स्टेज पर, ये मान के चलते हैं ना। अब 3 स्टेज पे है, लेकिन फिर भी इनके कैंसर का बिहेवियर अलग अलग नजर आता है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए किसी को ब्रेन ट्यूमर है और तीसरे स्टेज पे है, और एक और बंदे को ब्रेन ट्यूमर है, वो भी तीसरे स्टेज पर ही है, कैंसर से फेस कर रहा है। लेकिन दोनों का जो बिहेवियर होगा ना कैंसर का, वो फिर भी डिफरेंट होगा, जबकि दोनों कहां पे है? थर्ड स्टेज पर ही है। सेम होना चाहिए ना, डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों के सेल्स डिफरेंट है, दोनों के इम्यूनाइजेशन डिफरेंट है, दोनों के इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। और ये क्यों अलग अलग
है, इस बात का रीजन नहीं पता लगता था क्योंकि डीप बहुत गहराई में सेल्स की स्टडी नहीं हो पाती थी। अब क्या होगा, गहराई सेल्स की स्टडी होगी। और कैसे किया जाएगा, तो ऑन्कोमार्क एआई डिवाइस है वो करेगा, ये बात याद रखेगा, ठीक है। बिल्कुल अंदर जा करके, और ये कितने सेल्स को एक साथ में डिवाइड कर पढ़ सकता है, 3.1 मिलियन सेल्स को एक साथ पढ़ सकता है, याद रखेगा। तो आप देखिए कितना ये डिटेल में स्टडी करेगा। अब इतने डिटेल में स्टडी करेगा तो कैंसर का एक एग्जैक्ट रीजन पता चल जाएगा, कैंसर के एग्जैक्ट जो क्यों डिफरेंस है, और उस पर हम कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। और ये कितना एक्यूरेट होगा, तो ये 99% एक्यूरेट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखना 99% एक्यूरेट होगा। तो ऑन्कोमार्क एक एआई डिवाइस है जो कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब सवाल आता है किसने बनाया है यहाँ पे, तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली, नीति आयोग, एम्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एसएन बोस सेंटर और अशोका यूनिवर्सिटी। तो एसएन बोस सेंटर और अशोका यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो एसएन बोस जो है वो सेंटर जो है ये कहां पे है, कोलकाता में है। कहां पे है, कोलकाता में है, ये बात आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लस आपका अशोका यूनिवर्सिटी है, ये सोनीपत में है, ठीक है। अशोका यूनिवर्सिटी है, ये आपका कहां पे है, सोनीपत में है, ठीक है बच्चों। सोनीपत यानी कि हरियाणा में है, ठीक है बच्चों, याद रखेगा। तो अभी ये इंस्टीट्यूट का नाम आप लोग याद रखेंगे, कौन सा, एसएन बोस सेंटर और अशोका यूनिवर्सिटी ने क्या बनाया है, ऑनको मार्क एआई डिवाइस डेवलप किया है, जिससे कि कैंसर के पेशेंट को राहत मिलेगी और कैंसर को डिटेक्ट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द सेरेमोनियल फर्स्ट मूव इन द फाइनल ऑफ, ये लिख देता हूं, फाइनल ऑफ फीडे 2025, ठीक है, एट गोवा या फिर इन गोवा, गोवा के अंदर में, ये आपका पूरा सवाल बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ऐसा सवाल में कमी आ गई होगी, है पूरा सवाल क्या बन रहा है आपका, हु मेड द सेरेमोनियल फर्स्ट मूव इन द फाइनल ऑफ फीडे 2025 इन गोवा, ठीक है। फीडे का जो चेस चैंपियनशिप चल रहा था वो 2025 का गोवा में संपन्न किया गया, ठीक है। उसका सेरेमोनियल फर्स्ट मूव किसने किया, सेरेमोनियल फर्स्ट मूव किसने किया, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, ये कहां पे हुआ है, गोवा में हुआ है। कहां पे हुआ है भाई साहब, गोवा में, ठीक है। फीडे का, गोवा में फीडे 2025 चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया। कौन सा, चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया, पहला पॉइंट आप ये देखना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि गोवा में, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, चलिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रही कि इसमें जो चेस चैंपियनशिप जीता है, जो वर्ल्ड चैंपियन बना है, ठीक है, वो बना है नोवी ब्रेक। कौन बना है, वो बना है नोवी ब्रेक, नोवी ब्रेक, ठीक है। नोवी ब्रेक सिंदारो, ठीक है, नोवी ब्रेक सिंदारो, ये बना है, ठीक है बच्चों, याद रखना। ये बंदा नोवी ब्रेक सिंदारो, और मात्र 19 साल की एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप इसके नाम पे है। तो इसी के साथ ये यंगेस्ट क्या बन गया है, यंगेस्ट चैंपियन बन गया है, यंगेस्ट चैंपियन बन गया है, याद रखेगा, क्लियर पॉइंट। चेस चैंपियनशिप हुई कहां पे, गोवा में हुई 2025 की। उसमें कौन जीता है, नोवी ब्रेक सिंदारो जीता है, नोवी ब्रेक, ठीक है, सिंदारो जीता है 19 साल की उम्र में, इसीलिए इसको यंग चैंपियन कहा जा रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर है पॉइंट। अब जो ये गोवा का चैंपियनशिप हुआ है ना, इसमें या किसी भी चैंपियनशिप में जो कि चेस का होता है, उसमें जो एक महान खिलाड़ी होता है, बड़ा खिलाड़ी, वो आता है उस गेम को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम लोग स्टार्टिंग मूव बोलते हैं, या फिर स्टार्टिंग सेरेमोनियल बोलते हैं, या फिर सेरेमोनियल फर्स्ट बोलते हैं। जैसे कि दो प्लेयर गेम खेल रहे हैं, समझिएगा इस बात को, है ना, और कोई बड़ा प्लेयर आएगा, पहला मूव ऐसे करके गेम कर दे खेलेगा, यहां से उठा के कोई ऐसा पहला मूव खेलेगा, ठीक है, और उसी के साथ वो गेम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये भी सवाल आता है कि सर अगर उसने पहला मूव गलत ही चल दिया है तो दूसरा वाला बंदा तो हार जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो दो प्लेयर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो उस मूव के साथ उसको कंटिन्यू करना है या फिर उस मूव को वापस करके खुद से दोबारा से कोई चाल चलनी है। तो ये जो एक सम्मान देने के लिए उस महान खिलाड़ी को, जो कि अच्छा परफॉर्म कर चुका है, जो कि चैंपियन रह चुका है, उसको ये मौका मिलता है कौन सा, सेरेमोनियल फर्स्ट में जाने का, यानी कि औपचारिक जो पहली चाल होती है, ठीक है, उसके लिए मौका दिया जाता है। तो किस कौन है यहाँ पे आया बच्चों, तो यहाँ पे दिव्येंदु बरुआ, दिव्येंदु, ठीक है, दिव्येंदु बरुआ, ठीक है साहब, बरुआ लिया है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये होगा, ठीक है। अच्छा, गोवा में जो ये जीता है बंदा नोवी ब्रेक सिंदारो, ये कहां का है, तो ये उज्बेकिस्तान का है,
ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। उज्बेकिस्तान से है, क्लियर है पॉइंट। अब उज्बेकिस्तान से तो है और जीत भी चुका है, तो इसमें एक और सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर ठीक है, इसने किसी को हराया भी तो होगा, तो किसको हराया था ये भी बता दीजिए सर, क्योंकि कई बार सवाल इससे भी पूछा जा सकता है। तो इसने किसको हराया था, ठीक है, डिफीट किसको किया है, याद रखना, ठीक है। WEI, मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। WEIYI, क्या नाम है, WEIYI, ठीक है। वेगी, वेगी नाम से समझ में आ रहा है ना, वेगी कहां से, तो चाइना से, ठीक है, चाइना से, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, चाइना से वेगी आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे रैंक पे आएंगे, ठीक है, वो आएंगे आपके एसीपेंको साहब, ठीक है, एंड्री एसीपेंको, एंड्री एसीपेंको, एसीपेंको, एंड्री एसीपेंको, ठीक है। ये कहां से हैं, तो रशिया से है, ठीक है बच्चों, याद रखना। ये ओवरऑल डिटेल पूरे का पूरे इवेंट की है जो मैं आपके सामने दे चुका हूं, और आपको पूरा पूरा अपने हाथों से बनाना है नोट्स, ठीक है। याद रखिए, टाइम एंड अगेन मैं बताता रहता हूं, ये आपके नोट्स ही हैं जो आपको बेहतर तैयारी की तरफ लेकर के जाएंगे, और फाइनल मूवमेंट पे आपको यही नोट सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या आता है आपको बच्चों। अब हु हैड द ईपीएफओ रिस्ट्रक्चरिंग पैनल, ईपीएफओ पुनर्गठन पैनल की अध्यक्षता कौन कर रहा है। अब ईपीएफओ क्या है भाई साहब, ठीक है, तो ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, क्या है ये, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। ईपीएफओ काम क्या करता है, तो हमारे भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, काम करने वाले, नौकरी करने वाले बंदे, जितने भी नौकरी करने वाले बंदे हैं, उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, याद रखना। तो उसी प्रोविडेंट फंड को रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करेगा भाई साहब, यहाँ पे रखेगा, तो ईपीएफओ रेगुलेट करता है। क्लियर पॉइंट यहां। अब ईपीएफओ क्या है, ये जब बनाया गया था 1951 में, ठीक है, तो तब से लेकर के इसके जो पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है बहुत पुराना हो चुका है। अब इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे बदलने की बात की जा रही है कि सर इसके स्ट्रक्चर को बदला जाए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को कैसे बदला जाए और क्या क्या हो सकता है पॉसिबल चीजें, जैसे कि मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा बंदे हैं उस डिपार्टमेंट से निकाल लो, जिस डिपार्टमेंट में कम है वहां पे भेज दो। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, पटना है, पटना के इस ईपीएफए के ऑफिस में ज्यादा लोग हैं, उतने की जरूरत नहीं है, और कलकत्ता वाले में कम लोग हैं, ज्यादा की जरूरत है, तो पटना वाले से कुछ एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर दो वहां पे। दूसरा, उनको ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो आज के जमाने के हिसाब से अपने आप को कोप अप कर सकें, यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, तो एक कमेटी बनाई गई है, एक पैनल बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और कितने मेंबर्स हैं उसमें, 4 मेंबर्स हैं उस पैनल में, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। और ये चारों के चारों मेंबर्स जो रिसर्च करेंगे और छानबीन करेंगे, देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, और 31 रिपोर्ट पेश कर देंगे, ठीक है। 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे, यानी कि रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा। तो जो पैनल है रिस्ट्रक्चरिंग का, इसके कौन अध्यक्ष है, किसके अंडर में किया जा रहा है, तो राजीव गौबा, बीपी शर्मा, सोमनाथ एस और अजय भूषण पांडे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास बीपी शर्मा साहब, बीपी शर्मा साहब, ठीक है, बीपी शर्मा साहब, ठीक है, बीपी शर्मा साहब। अच्छा, ये बीपी शर्मा साहब अभी किस पोस्ट पे हैं, अभी किस पोस्ट पे हैं, तो डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी हैं फिलहाल, ठीक है। अभी क्या है ये, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, ठीक है बच्चों, पर्सोनल, पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, इसके सेक्रेटरी हैं, याद रखना, ठीक है। आप लोगों ने इस डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा डीओपीटी के नाम से, ठीक है। जब अभी एसएससी वाला आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो डीओपीटी डीओपीटी बार बार हो रहा था ना, ठीक है, कि आज नीतू मैम डीओपीटी के चेयरमैन से मिलेंगे, आज अभिनव सर डीओपीटी के चेयरमैन से मिलेंगे, ये वही डीओपीटी है, समझिएगा इस बात को। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। तो ईपीएफओ को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए 4 लोगों की, 4 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है बीपी शर्मा के अंडर में। नाउ नेक्स्ट इज SEBI now allows which candidates to register as investment advisors and research analyst। अभी देखिए, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दोनों ही कह सकते हो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है,
सेंस बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए ये काम क्या करता है, आपका जो भी स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक यानी कि शेयर मार्केट, ठीक है, याद रखना, स्टॉक यानी कि शेयर मार्केट, ठीक है, स्टॉक यानी कि सिक्योरिटी मार्केट भी कह सकते हो और शेयर मार्केट भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसको रेगुलेट करता है कौन? सेबी। इसको रेगुलेट करता है कौन? सेबी। यानी कि जब भी आप लोग शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो तो एक मार्केट तो होगा ना, सब्जी मंडी में सब्जी बेचा जाता है, फल मंडी में फल, फूल मंडी में फूल, और कपड़ा जो बाजार होता है वहां पे कपड़े बिकते रहते हैं, ठीक है, बुक्स मार्केट में बुक्स। वैसे ही शेयर मार्केट होता है जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो उसको रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करता है, याद रखेगा, ठीक है। अब ये मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मुझे शेयर्स खरीदने रहेंगे तो मैं कहां पे जाऊंगा? ये मार्केट में जाऊंगा, शेयर मार्केट में जाऊंगा, है ना। और सेबी क्या करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। याद रखना, सेबी इज नॉट अ मार्केट, जैसे कि आरबीआई इज नॉट अ बैंक। आरबीआई क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक वैसे ही सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इट इज नॉट अ मार्केट। ये इसका जो मार्केट है ना, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया वो मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया वो मार्केट है, इलाहाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो गया वो मार्केट है। ये मार्केट नहीं है, ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, याद रखना, ठीक है। तो अब जब भी मुझे शेयर खरीदनी होगी, मैं चला गया स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, तो भैया मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी कंपनी सही परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो वहां पे आप जाओगे ना, ठीक है, मार्केट में, तो एक इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिलेगा आपको, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिलेगा आपको, याद रखना, कौन मिलेगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको एक मिलेगा, ठीक है। मैं जाऊंगा उससे इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लूंगा कि बता दो सर मेरा 5 लाख रुपए मुझे कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। ये मुझे बताएगा कि सर पूरा देख देख के लग रहा है कि अभी टाटा के शेयर्स अभी सस्ते हैं और आने वाले टाइम में महंगे होंगे, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अडानी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप बिरला में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप किसी में भी कर सकते हो, एसबीआई में कर दो ना यार, सेफ रहेगा, ठीक है। ये आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा पूरा बताएगा कि कौन सा बेनिफिशियल और कौन से में आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? ये तो ये जो बंदा है ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए एक सर्टिफिकेट लगता है, एक सर्टिफिकेट लगता है, याद रखना, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जिस तरीके से वकील आपका केस लड़ रहा है और उसके पास वकालत की डिग्री नहीं है, यानी कि वो ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको तो भैया फांसी पे लटकवा देगा। कहा आपने उसको बचाने के लिए बोला था, आपकी पूरी प्रॉपर्टी का केस आपने उसको दे रखा, आपकी पूरी प्रॉपर्टी हरवा देगा। तो वकील इंसान तभी बनता है जब उसके पास डिग्री होती है, ताकि लोगों को भरोसा तो हो कि यार इसके पास वकालत की डिग्री है, ये मेरा केस अच्छा लड़ेगा। वरना तो मैं तो फीस ले लूंगा और आपको हरवा दूंगा, 20,000 करके मैं 10 बार लोगों से ले लूं, मेरा तो हो गया भाई महीने का काम, और सब हारते गए। नहीं, डॉक्टर है उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, बीडीएमएस की डिग्री होनी चाहिए, तब तो डॉक्टर बनेगा ना, ठीक है। वरना वो तो भैया अतड़ियों की जगह कुछ और ही निकाल लेगा हमारे बॉडी से, ठीक है। ऑपरेशन इस आंख का करना होगा, इस आंख का कर देगा। तो ये सारी की सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या डिग्री दी जाती है प्रॉपर, कि उसको शिक्षा है इस बात की, ये डिग्री इस बात का प्रूफ होता है। वैसे ही एक डिग्री दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, याद रख लेना, ठीक है। कौन सर्टिफिकेट दिया जाता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को। क्लियर पॉइंट ये। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ठीक है, याद रखेगा, क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इसकी दो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। पहला कौन सी होनी चाहिए थी? ये कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए था, याद रखना, चाहिए था। प्लस ये एक एग्जाम क्लियर करेगा, किसका? एनआईएसएम का। एनआईएसएम का एग्जाम यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी मार्केट का ये क्या करेगा? एक एग्जाम क्लियर करेगा, ठीक है। दो क्राइटेरिया, एक तो कॉमर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके पास, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट यानी एनआईएसएम का एग्जाम क्लियर करेगा, तब इसको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या बनने का? तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने का। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक उसी तरीके से यहां पर एक और है आपका, ये तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गया, और दूसरा है आपका रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एंड, ठीक है। इसका भी एक क्वालिफिकेशन है। इसमें भी क्या होगा? कॉमर्स का तो ग्रेजुएट होना चाहिए, याद रखना, कॉमर्स का ग्रेजुएट होना चाहिए। रिसर्च एनालिस्ट में भी कॉमर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए। और सीएफए चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालिस्ट जो होता है, सीएफए चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालिस्ट, ठीक है बच्चों, सीएफए सॉरी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं इसको। जस्ट अ मिनट, ठीक है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है बच्चों, सीएफए का सर्टिफिकेट इसके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए, किसके पास? सीएफए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कॉमर्स का ग्रेजुएट होना चाहिए। अब तब उसके पास सर्टिफिकेट मिलेगा। ये पुराना मेथड था। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है? सेबी ने क्या बोला है? नहीं नहीं, देखो यार,
अगर आप एग्जाम ले ही रहे हो, ठीक है, अगर आप एग्जाम ले ही रहे हो तो फिर अभी वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो अभी सेबी ने इसको थोड़ा आसान कर दिया है और क्या बोला है, एनी ग्रेजुएट, यानी कि आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ठीक है, कहीं से भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है, याद रखना। और सीएफए चार्टर्ड होल्डर, यानी कि जो आपका सीएफए, मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि जो सीएफए का सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी एडवाइजर बन सकता है, कौन, कोई भी ग्रेजुएट हो या फिर सीएफए चार्टर्ड होल्डर होना चाहिए, नहीं सीएफए का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो एडवाइजर बन सकता है। पहले क्या था, कॉमर्स का ही ग्रेजुएट होना चाहिए और एनआईएसएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके पास एनी ग्रेजुएट प्लस, याद रखना एनआईएसएम का सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है बच्चों, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, एनआईएसएम, इसका सर्टिफिकेट जरूरी है, प्लस ये कॉमर्स के जगह पे, ठीक है। तो सेबी का एक स्मार्ट मूव है, अच्छा मूव है। हु सैंक्शन $400 million लोन टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र रोड कनेक्टिविटी। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र के सड़कों की कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए, सड़कों को ठीक करने के लिए $400 million का लोन दिया गया है, ऋण दिया गया है। तो किसने दिया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने दिया गया है। वर्ल्ड बैंक आपका पूरी दुनिया को जो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आईएमएफ दिया गया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इनके बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए, तो किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, ठीक है। किसको दिया हुआ है, महाराष्ट्र को दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है, का $400 million का लोन दिया हुआ है। किसके लिए, फॉर रोड कनेक्टिविटी। किसके लिए, फॉर रोड कनेक्टिविटी, याद रखना, ठीक है, फॉर रोड कनेक्टिविटी, याद रखें, रोड के लिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। और रोड में आप देखना कि रूरल एरियाज के रोड भी होंगे और अर्बन एरियाज के रोड भी होंगे। अब यहाँ पे इन सारे पैसों को यूज करके महाराष्ट्र क्या करेगा, अपने रोड डेवलप करने की कोशिश करेगा और ये कहीं और खर्च नहीं कर सकता है। क्लियर है पॉइंट। अब इसको ये लोन किसने दिया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, एडीबी ने ये इसको लोन दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनाया गया था, तो 1966 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, ठीक है, कहां पे, मनीला फिलीपींस में इसको आपको हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखना, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कितने मेंबर हैं इसके भाई साहब, तो 69 मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है, आपको याद होने चाहिए। क्लियर है पॉइंट बच्चों। चलिए, ये तो था आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 million का लोन दिया है। किसको दिया है, महाराष्ट्र को दिया है। किसके लिए, रोड कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था 1966 में, 69 मेंबर्स हैं इसके और अभी मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखना। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कब बनाया गया था, ठीक है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, जब आपका ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब बनाया गया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दोनों एक ही साल में बनाए गए थे, याद रखना, और एक ही मीटिंग में बनाए गए थे। ये भी आपको बताना है किस मीटिंग में बनाए गए थे और कौन सा साल था। हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, जितने भी, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज जो है इन्होंने मिलकर के बनाया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, और ये 2014 में बनाया गया था ब्रिक्स मेंबर्स के द्वारा। क्लियर है पॉइंट बच्चों यहाँ पे। चलिए, नाउ 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 नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which organization is the main organizer of the सरदार 150 यूनिटी मार्च। अभी देखिए कौन सी संस्था ने सरदार @150 यूनिटी मार्च का मुख्य आयोजन किया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यह है क्या, सरदार 150 यूनिटी मार्च है क्या। देखिए, सभी जानते हैं हमारे इस महान पुरुष को, जिसको हम लोग बोलते हैं लौह पुरुष, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, सभी जानते हैं, ठीक है, और नहीं जानते हैं तो धिक्कार है आप सभी पे, ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूरे भारत को एक कर दिया, जिस व्यक्ति ने टूटते हुए 565 रियासतों को एक धागे में बांध दिया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इनका जो
बर्थ एनिवर्सरी है वो 31 अक्टूबर को आता है, और साल क्या है यहाँ पे याद रखना 1875 इनका साल है, ठीक है, याद रखिए 1875 इनका साल है और 31 अक्टूबर। तो 1875 से लेकर के अभी 2025 चल रहा है, तो कौन सी 150वां साल है ना, 150वां साल हो गया, ठीक है। तो इसी 150वें साल को याद करते हुए पूरा साल डेडिकेट कर दिया गया है किनके लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के लिए, ठीक है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के सम्मान में यहाँ पे एक मार्च निकाली जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी मार्च, ठीक है, याद रखेगा। तो ये जो यूनिटी मार्च है, ये दो यूनिटी मार्च है, याद रखना आप लोग, ठीक है। यूनिटी मार्च की जो मैं बात कर रहा हूं, ये आपका आनंद गुजरात से लेकर के, ठीक है, आनंद गुजरात से लेकर के कहां पे चलेगा, तो ये आपका केवडिया गांव तक जाएगा, ठीक है, याद रखना। और ये 11 दिन चलेगा, 11 दिन का मार्च है, 11 दिन का मार्च है ये। और ये जो 11 दिन का मार्च 180 किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है, याद रखना। और केवड़िया क्या है, ये केवड़िया वही गांव है जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। क्लियर है पॉइंट, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, वहां पे जो केवड़िया जो गांव है, ठीक है, जो उसका रेलवे स्टेशन है केवड़िया रेलवे स्टेशन, ठीक है, उसका नाम भी एकता रेलवे स्टेशन करके कर दिया गया है, इस वजह से ताकि ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता के लिए जाने जाते हैं, इनको सम्मान देने के लिए पूरा पूरा किया गया है। तो ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, पूरी की पूरी जो मार्च है ना, किसने ऑर्गेनाइज किया है, नेहरू युवा केंद्र एनएसएस ने किया है। मेरा युवा भारत यानी कि माय युवा भारत, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बच्चों ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा युवा भारत, ठीक है, मेरा युवा भारत इसने शुरू किया है और इसने ये पूरे पूरे यात्रा को मैनेज किया है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपके लिए क्या आता है बच्चों, ठीक है। वेयर वॉज स्काई रूट एरोस्पेस इंफिनिटी कैंपस इनॉग्रेटेड। यहां पे देखिए स्काई रूट एरोस्पेस का इंफिनिटी कैंपस कहां पर उद्घाटित किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्काई रूट क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि इसका जो एक नया कैंपस इंफिनिटी कैंपस उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो स्काई रूट है, ठीक है, स्काई रूट है ये एक एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है, क्या है ये, एक एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। अब सर इसका मतलब क्या होता है, एरोस्पेस का मतलब वो कंपनी जो कि स्पेस के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, याद रखना, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। अब वो पहले सरकार क्या किया करती थी, जो स्पेस से रिलेटेड जितना भी रिसर्च वगैरह सब कुछ होता था ना, या कुछ प्रोडक्ट बनाने का काम होता था रिसर्च से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, तो सरकारी कंपनियां ही क्या करती थी, या यूं कह लो इसरो का मेन रोल उसमें हुआ करता था। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, जो स्काई रूट है ना, इसको परमिशन दे दिया है कि हाँ आप काम कर सकते हो, आप यहाँ पे स्पेस रिसर्च में या फिर स्पेस की फील्ड में काम कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस फील्ड में, स्पेस सेक्टर में एंट्री ले रही हैं, ठीक है। तो स्काई रूट ऐसी ही एक कंपनी है और इसने अभी एक अपना हैदराबाद में क्या बनाया है, इंफिनिटी कैंपस बनाया है, ठीक है बच्चों। नाम दिया है उस कैंपस का, नाम क्या है, इंफिनिटी कैंपस हैदराबाद में, इसके द्वारा, तो स्काई रूट के द्वारा। और इसका उद्घाटन किसने किया है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब एरोस्पेस क्या सर नई कंपनी है, ठीक है, तो नई कंपनी नहीं है, ये 2022 के अंदर में भी इसने एक अपना रॉकेट भेजा था, लेकिन याद रखना वो सेमी ऑर्बिट था, सेमी ऑर्बिट रॉकेट भेजा था, सेमी ऑर्बिट रॉकेट भेजा था, ठीक है, याद रखना रॉकेट भेजा था। और उसका नाम क्या था उस रॉकेट का, विक्रम एस, क्या नाम था, विक्रम एस। अब सेमी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, ये आसमान में जाएगा तो सही, लेकिन अर्थ के चक्कर नहीं लगाएगा। अभी 2025 में जैसे ही इसने ये हैदराबाद वाला इंफिनिटी कैंपस ओपन किया है, तो यहां पे एक रॉकेट भेज रहा है, ठीक है, क्या नाम है उसका, ठीक है, विक्रम वन, ठीक है, क्या नाम है इसका, विक्रम वन। ये भारत का पहला, और भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट होगा, पहला प्राइवेट ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट का मतलब क्या है, ये पूरी अर्थ के चक्कर लगाएगा, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट। अब क्या होगा, इसरो के ऊपर जो बोझ था, इसरो के ऊपर जो बहुत सारा दबाव था कि भैया उनको
जितने भी इंडिया में जो लॉन्चिंग वगैरह वो सब कुछ करवानी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी ले रही हैं। और आपके सामने एग्जांपल है, यानी कि अब कभी भी ऐसा कोई लॉन्च वगैरह करना होगा तो यहाँ पे एरोस्पेस यो स्काई रूट के द्वारा लॉन्च करवाया जा सकता है, क्योंकि अब इसको परमिशन मिल चुकी है। क्लियर है पॉइंट। तो हैदराबाद में बनाया गया है स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस। नाउ 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 नेक्स्ट इज साइक्लोन दितवा फॉर्म्ड इन विच रीजन। साइक्लोन यानी कि एक चक्रवात है, ठीक है, याद रखना, एक चक्रवात है, साइक्लोन है, ठीक है। क्या नाम है इसका? दितवा, ठीक है, दितवा, दितवा, ठीक है। ये कहां पे आया है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अरेबियन सी में आया है, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में आया है, साउथ चाइना सी में आया है और अंडमान सी में आया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, साउथ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कहां पे आया है ये? साउथ बे ऑफ बंगाल आया है, ठीक है, याद रखना, साउथ बे ऑफ बंगाल आया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इंडिया में साउथ के एरियाज को अफेक्ट करने वाला है। पौंडीचेरी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार तक भी जाएगा ये साइक्लोन पूरा पूरा, ठीक है। तो ये तकरीबन तकरीबन और हैवी रेन होने वाली है 29 तारीख को। 29 तारीख कौन सी है भाई साहब? आज 28 है और कल 29 है, ठीक है। ये एक वार्निंग दिया गया है, ठीक है, आईएमडी के द्वारा। 29 नवंबर को हैवी रेन होने वाली है, याद रखना। अब सवाल ये आता है कि सर इसका जो नाम है दितवा, दितवा ये किसने दिया है? दितवा नाम किसने दिया है? याद रखेगा, तो यमन ने दिया है दितवा नाम, ठीक है। तो सर नाम का भी कोई प्रोसेस होता है क्या? बिल्कुल, नाम का एक प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। ये 13 मेंबर का एक बॉडी है, 13 मेंबर की एक बॉडी है, ठीक है। और WMO के अंडर में आती है। WMO का मतलब क्या होता है? जैसे IMD होता है ना, इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, IMD, वैसे ही वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्ल्ड 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 मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ठीक है, इसका एक हिस्सा होता है। कितनी? 13 मेंबर हैं उस पूरे ग्रुप में, और ये 13 मेंबर मिलकर के डिसाइड करते हैं कि नाम क्या रखा जाएगा। तो इसी के हिसाब से नाम रखा गया है दितवा। साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया है, ठीक है। चलिए अगला, वेयर वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बस्ट अनवील्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025। 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कहां उद्घाटित की गई है? देखिए, आपको पता अच्छी तरह से हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं कहां पे, कब मनाते हैं? 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो 2025 का भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, ठीक है, याद रखना। हमारा संविधान की बात करें तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। क्लियर है पॉइंट? तैयार हो चुका था। अब सवाल ये आता है कि सर तैयार हो चुका था तो हमने उसको 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया? हमने इसको लागू कब करवाया था? 26 जनवरी को हमने लागू करवाया था, ठीक है, यानी कि इनेक्ट करवाया था। तो ऐसी क्या बात है सर 26 जनवरी क्यों? क्योंकि याद रखें, 26 जनवरी 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में ये डिक्लेयर किया था कि भैया हम गुलाम है ही नहीं, हम नहीं मानते अंग्रेजों की गुलामी। हम लोग क्या अपना आजादी दिवस मनाने की कोशिश करेंगे। आजादी दिवस मनाएंगे हम लोग कौन सा? 26 जनवरी। और इस दिन पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था लाहौर सेशन में। पूर्ण स्वराज यानी कि हम नहीं मानते हैं कि हम आपके गुलाम है जनाब, ठीक है। अंग्रेजों को साफ बोल दिया था हम आजाद है और आजादी दिवस मनाएंगे। तब से लेकर के हम लोग 26 जनवरी को ही आजादी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते थे। लेकिन हम आजाद कब हो गए? 15 अगस्त को आजाद हो चुके। जब हम 15 अगस्त को आजाद हो गए तो भैया जो आजादी दिवस अभी तक हम लोग मनाते आ रहे हैं, पहला आजादी दिवस तो यही था हमारा। तो इस दिन को भी तो कोई ना कोई महत्व देना था ना। तो हम लोगों ने 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक इंतजार किया इस दिन का, और फिर 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना रिपब्लिक डे घोषित कर दिया। उसी दिन हमारा संविधान लागू करवा दिया था हम लोगों ने, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे। लेकिन हम लोग जिस दिन तैयार हुआ था संविधान बनके, उस दिन हम लोग 26 नवंबर था, और 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इसी दिन यहाँ पे पेरिस में, ठीक है, पेरिस में जो यूनेस्को का ऑफिस है, पेरिस में जो यूनेस्को का ऑफिस पर पेरिस में जो यूनेस्को का ऑफिस है, ठीक है, यहां पर क्या किया गया है? एक मूर्ति बनाई गई है, एक स्टैचू बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और इसी स्टैचू का अनावरण किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? चलिए नाउ नेक्स्ट इज, अगला देखते हैं।
पॉइंट क्या आता है, हु स्कल्प्टेड द 77 फीट लॉर्ड रामायण स्टैच्यू इन गोवा। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन, क्योंकि आने के चांसेस हैं, याद रखेगा। और जो नाम मैं बताने जा रहा हूं अभी, किसने ये स्टैच्यू बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो हमारे गोवा में, ठीक है, गोवा में एक स्टैच्यू बनाया गया है। ठीक है, श्री रामचंद्र का स्टैच्यू, ये आपको जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, एक बार बोलो जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम, एक बार बोलिए साथ में, सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सबके दुख हरता है ये, सभी को संभालने वाले हैं ये, तो इन्हीं सभी को संभालने वाले हमारे श्री रामचंद्र हैं। इनका मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है, और कहां पे किया गया है, गोवा में। गोवा में कहां पे, कनाकड़ में। गोवा में कहां पे, कनाकड़ में किया गया है, याद रखेगा। मूर्ति 77 फीट ऊंची है और किस चीज से बनाई गई है, तो ब्रॉन्ज से बनाई गई है, याद रखना। कहां पे, ब्रॉन्ज से बनाई गई है। ठीक है, अब जब भी कोई मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, भगवान से रिलेटेड, तो ज्यादातर होता है कि किसी ना किसी धार्मिक स्थल पर ही बनाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी एक धार्मिक स्थल ही है, एक मठ है, वहां पर ये बनाई गई है। ठीक है, याद रखना। तो मठ का नाम क्या है, श्री संस्थान क्या है, श्री संस श्री संस्थान गोकर्ण, श्री संस्थान गोकर्ण इस मठ का नाम है। गोकर्ण पर्तगली, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली इस संस्थान का नाम है, या इस मठ कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो मठ ही कहते हैं भाई साहब, हिंदू में और सनातन में। ठीक है, तो उसको आप लोग मठ के नाम से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, नाम क्या है, श्री संस्थान गोकर्ण, गोकर्ण पर्तगली, याद रखना। ये क्या है, मठ है, और यहीं पर बनाया गया है भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति, जो कि 77 फीट ऊंची है, गोवा के कणाकणा में, और ब्रॉन्ज का बनाया हुआ है। धातु इंपॉर्टेंट होता है, धातु के बारे में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो सवाल पे लौटते हैं। सवाल क्या कह रहा है, किसने बनाई है ये मूर्ति, अनिश कपूर ने बनाई है, राम सुतार जी ने बनाई है, सुबोध गुप्ता ने बनाई है, रामेश्वर बरूटा ने बनाई है। तो करेक्ट आंसर इज राम सुतार सर ने बनाई है। ठीक है, महान शिल्पकार, महान महान। ठीक है, तो राम सुतार जी ने बनाई है, याद रखिएगा। ठीक है, अब राम सुतार जी इतने फेमस क्यों है सर, पहले तो कभी हमें ज्यादा नहीं पढ़ाया गया राम सुतार जी के बारे में। अरे नहीं पढ़ाया गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा तो बहुत बार गया है। आपने इनको तब पढ़ा होगा जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया होगा, तब पढ़ा होगा, आपको शायद याद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने ही बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप लोगों ने तब इन्हें पढ़ा होगा जब स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बनाया गया था। ठीक है, कहां पे, बेंगलुरु में, बेंगलुरु स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बनाया गया था, तब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑफ प्रोस्पेरिटी बनाया गया होगा, तब आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, और नहीं पढ़ा होगा तो ये आप लोगों की गलती है बच्चों। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वहां पे बनाया गया है, और ये जो आपका बेंगलोर के एयरपोर्ट को एक बहुत बड़ी मूर्ति दिया गया है, एक बहुत बड़ा पार्क दिया गया, और वहीं पे बनाया गया स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। और साथ ही ये बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज कर दिया गया था, कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था। ये भी आप लिख ही लो। ठीक है बच्चों, कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था, कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, याद रखना। और जाहिर सी बात है, अब कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था, तो जो आपका ये स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है किसके नाम पे होगा, एक राजा थे साउथ के। ठीक है, उनका नाम था कैंपे गौड़ा। ठीक है, तो कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्हीं के नाम पे कर दिया गया था, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके। तो इनकी मूर्ति भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इस वजह से राम सुतार जी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 मूर्तियां आप लोगों ने देख ली, गोवा के कणक्कड़ में श्री रामचंद्र की मूर्ति हो गई, उसके बाद आप लोगों ने देख लिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू, उसके बाद आप लोगों ने देख लिया बेंगलुरु यानी कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये तीनों के तीनों स्टैच्यू इन्होंने ही बनाए हैं, इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे सुरक्षा बहुत कड़ी की जा रही है। एक तो सुरक्षा इसलिए कड़ी की जा रही है क्योंकि ये श्री रामचंद्र से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे भारत में धार्मिक एंगल है। तो यहाँ पे किस एक्ट या फिर किस अधिनियम के तहत ये सुरक्षा दी जा रही है, यानी कि ये बोल दिया गया है कि देखो कोई भी ड्रोन वगैरह 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर ही रहेगा। कितना, 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर ही रहेगा। इस मूर्ति के 2 किलोमीटर तक कोई ड्रोन, कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जिससे कि खतरा हो सके। ठीक है,
तो यहां पे जो सुरक्षा का नियम लगाया गया है ना, साफ मेंशन किया गया है, ठीक है, आपका 163 यानी कि 163 किसका, भारतीय सुरक्षा संहिता, ठीक है बच्चों, भारतीय सुरक्षा संहिता का, भारतीय सुरक्षा सुरक्षा ठीक है, संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता का कौन सा आर्टिकल लगेगा यहां पे, तो आपको 163 आर्टिकल लगेगा, ठीक है। और 2 किलोमीटर के अंदर में कोई भी ड्रोन वगैरह नहीं जा सकते, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही जरूरी पॉइंट था। नाउ नेक्स्ट इज who has been designated as the nodal security regulator of India's major and minor seaports। ठीक है, देखिए भारत में जो बंदरगाहों की बात करें तो 13 ऐसे बंदरगाह हैं जो कि मेजर हैं, ठीक है, 13 पोर्ट जो हैं जो कि मेजर हैं, मेजर बोले तो बड़े बड़े हैं, उनकी संख्या 13 है, ठीक है। और इसके अलावा 200 प्लस जो है आपके पास माइनर एयरपोर्ट्स हैं भारत में, ठीक है, माइनर एयर नॉट एयरपोर्ट, ठीक है, पोर्ट ओनली, ठीक है, बंदरगाह, ठीक है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अभी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, ये आपका सवाल है, ठीक है। ऑप्शंस में है इंडियन नेवी, दूसरा है आपके पास CISF, और तीसरा है आपके पास कोस्ट गार्ड, और चौथा है आपके पास स्टेट पुलिस, ठीक है। तो अभी तक जितने भी ये पोर्ट थे, जिस स्टेट में होते थे उस स्टेट की गवर्नमेंट यानी कि स्टेट पुलिस किया करती थी, स्टेट पुलिस किया करती थी, और प्राइवेट एजेंसीज किया करती थी, ठीक है, प्राइवेट एजेंसीज किया करती थी, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट इनसे हटा करके किसे दे दिया गया है, CISF को दे दिया गया है, ठीक है, CISF को दे दिया गया है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप देखना दिल्ली मेट्रो में जब जाते हो, एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो ना, तो ये CISF के ही जवान जो होते हैं जो आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, ठीक है, देखते हैं कि भाई साहब कहीं कुछ इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये जो खतरा को भांप लेते हैं, काफी एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए पूरे के पूरे पोर्ट को सुरक्षा की जरूरत थी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे कांडला पोर्ट हुआ करता था गुजरात में, वहां पे 2017 में, ठीक है, ढेरों मात्रा में कोकेन बरामद हुआ था। तो यार ये स्मगलिंग वगैरह चलती रहेगी, तो इस वजह से इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या बोला गया, CISF को, ठीक है, CISF को बोला गया कि चलो ऐसा है बेटा, आपको सुरक्षा दी जा रही है। अब बात करें CISF कब बनाया गया था, तो 1969 में बनाया गया था, और एक एक्ट पास किया गया था, CISF एक्ट, ठीक है, 1968, उसके तहत इसको बनाया गया था। क्लियर पॉइंट। तो अभी भारत में जितने भी 250 प्लस बंदरगाह हैं ओवरऑल अगर मैं कहूं तो, क्योंकि 13 मेजर वाले तो हैं और छोटे मोटे जितने बंदरगाह हैं तकरीबन 250 के आसपास हैं, तो उन सारे बंदरगाहों की सुरक्षा CISF को सौंप दी गई है हमारे भारत सरकार के द्वारा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला आता है, विच इवेंट हैड थीम एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत। किस कार्यक्रम की थीम है एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत, ठीक है। ये आपको जैसे होता है ना, हर एक इवेंट का कोई ना कोई हमारे पास थीम होता है, किस थीम पे इवेंट चलेगा। तो ये आपका जो इंटरनेट गवर्नेंस को एडवांस करने के लिए विकसित भारत का एक एम लेकर चलने वाला पूरा थीम है। तो ये आपको ये बताना है कि ये जो थीम है एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत किसका है। 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो कि जयपुर में भी हो रहा है, ठीक है, या इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF 2025 में हो रहा है, फिर G20 2025 साउथ अफ्रीका वाला, या फिर वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 जहां पे पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया है, यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा होगा, ठीक है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी IGF फॉर्यूम जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फॉर्यूम ये क्या करता है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि इंटरनेट की सिक्योरिटी पे बात करता है, ठीक है, इंटरनेट की सिक्योरिटी पे बात करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है सर, ठीक है, जितने भी सारे के सारे मेंबर्स हैं ना वो मिलेंगे, बात करेंगे, और इंटरनेट को कैसे सुरक्षा दिया जा सकता है, जैसे कि आज की डेट में AI आ रखा है, साइबर अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो साइबर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिबेट डिस्कशन किया जाएगा और फिर कंक्लूजन निकाला जाएगा कि किस तरीके से इंटरनेट का सेफ यूज किया जा सकता है, ठीक है।
इंटरनेट का हम लोग कैसे सेफ यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक फोरम बनाया गया है। और इस फोरम का जो अभी थीम है वो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस है। और ये थीम क्या है? एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत। क्लियर पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट आप लोगों को लेकर के चलना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको बाकी तीनों के बताने हैं थीम। बाकी मैं आपको पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूं, फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पढ़ा चुका हूं, राजस्थान गुजरात जयपुर वाला, ठीक है। G20 समिट में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। वर्ल्ड स्किल एशिया आपको पहले ही पढ़ा चुका, जहां पे इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा। तो आपको इन सबके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं बच्चों। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, तो ये आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और एंजॉय किया होगा सेशन को। एंजॉय का मतलब ये नहीं कबड्डी और क्रिकेट टाइप का एंजॉय, बोले तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ बच्चे इस मंथ से हम कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। इसी तरीके से और भी शानदार सेशंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा रोज डेली। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। जय हिंद।